हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी के अंदर वाक्य। बच्चों, हम अभी तक वर्णमाला, शब्द, अक्षर, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण सब पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य। और बच्चों, वाक्य एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते हैं। और ये जब क्वेश्चन आते हैं तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अधिकांश बच्चे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या का सामना करते हैं, क्योंकि बच्चों की समझ में ही नहीं आता कि ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने किस तरीके से पूछा है। ठीक है बच्चों, तो वाक्य बहुत सिंपल और सरल होते हैं, लेकिन अगर समझ में आ जाए तभी सिंपल और सरल है, वरना अधिकांश बच्चे वाक्य से आने वाले क्वेश्चन को गलत ही करके आते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो वाक्य होता क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। देखो, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है बच्चों? वर्ण होती है या अल्फाबेट होते हैं। तो किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से अक्षर का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक वाक्य का निर्माण होता है। अब यही वाक्य आगे चल के दो या दो से अधिक वाक्यों के मेल से एक गद्यांश का निर्माण होता है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वाक्य। बहुत सिंपल और सरल टॉपिक है, लेकिन ये सिंपल और सरल उन्हीं के लिए है जो बच्चे इसको समझ, या जिस बच्चों की ये समझ में आ जाए, या जो बच्चों इसके आसानी से समझ सकें। वरना वाक्य से आने वाले क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल और सरल लगेंगे, लेकिन अधिकांश बच्चे उन क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वाक्य है। अब देखो, बात करते हैं वाक्य की। वाक्य होता कैसे है, क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। देखो, वाक्य रचना के और अर्थ के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है बच्चों, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है बच्चों, अब देखो कि सबसे पहले ये कि वाक्य क्या होता है। ठीक है ना, वाक्य जैसे श्याम मुरली बजाता है। सिंपल, श्याम मुरली बजाता है। तो श्याम क्या है? श्याम है यहां पे बच्चों कर्ता। ठीक, बाकी जो ये पोर्शन है, ठीक, श्याम क्या है? करता है। बाकी ये जो पोर्शन है, अब इस तरीके से अगर हम इंग्लिश में सेंटेंस की बात करते हैं तो आपको पता है कि इंग्लिश के अंदर एक जो कर्ता होता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट, ये जो श्याम है ये कर्ता या सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, कर्ता बोल लो इसको या सब्जेक्ट बोल लो, बात एक ही है। तो ये जो श्याम है कर्ता है। उसके बाद इंग्लिश के अंदर भी और हिंदी के अंदर भी अगर हम बात करें किसी भी वाक्य की या सेंटेंस की, तो इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट के बाद जितना भी पोर्शन वाक्य का होता है उसे प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इंग्लिश के अंदर कर्ता के बाद सेंटेंस का जितना भी पोर्शन बचता है उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं। उसी तरीके से हिंदी के अंदर भी कर्ता के बाद जितना पोर्शन बचता है उसे हम विधेय बोलते हैं। उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं? विधेय। ठीक है, और इंग्लिश के अंदर कर्ता को कर्ता भी सॉरी, हिंदी के अंदर कर्ता को कर्ता भी बोला जाता है, लेकिन कर्ता को हिंदी के अंदर उद्देश्य भी बोला जाता है। ठीक है, तो कर्ता को हिंदी में उद्देश्य भी बोला जाता है, कर्ता को हिंदी में कर्ता भी बोला जाता है। ठीक है, अब कर्ता के बाद जितना भी वाक्य का बचा हुआ पार्ट या हिस्सा होता है वो क्या होता है? विधेय होता है। ठीक है बच्चों, अब रचना के आधार पर वाक्यों के अगर हम भेद की बात करते हैं तो बच्चों इधर ध्यान दो।
रचना के आधार पर वाक्यों रचना के आधार पर वाक्य का भेद। ठीक है बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य का भेद। तो रचना के आधार पर बच्चों वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। रचना के आधार पर कितने? 3 प्रकार। ठीक है बच्चों, अब इस 3 प्रकार में कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है आपका साधारण वाक्य। कैसा? साधारण वाक्य। दूसरा आता है बच्चों आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है बच्चों, थर्ड आता है आपका मिश्रित वाक्य। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं सीधी कि साधारण वाक्य क्या होता है। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं कि साधारण वाक्य क्या होता है। बच्चों, साधारण वाक्य के अंदर एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है। ठीक है, साधारण वाक्य में क्या होता है? एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है। जैसे देखो, राधा ने बच्चे को दूध पिलाया। ठीक, राधा ने बच्चे को दूध पिलाया, सिंपल सा वाक्य है। अब यहां दूध पिलाने वाली कौन है बच्चों? दूध पिलाने वाली है राधा। दूध पिलाने वाली कौन है? राधा। तो राधा क्या है यहाँ पे? राधा यहाँ पे है कर्ता। भाई काम कौन कर रहा है? दूध पिलाने का काम कौन कर रहा है? राधा कर रही है। तो राधा क्या है यहाँ? कर्ता या सब्जेक्ट। तो राधा ने बच्चे को दूध पिलाया। अब पिलाया, पिलाया क्या सा है बच्चों? पिलाया है यहाँ पे क्रिया। ठीक है, पिलाया क्या है यहाँ पे? क्रिया। अब एक चीज देखो, राधा ने बच्चे को दूध पिलाया, तो यहाँ पे राधा तो है कर्ता और पिलाया जो शब्द है ये क्या है? क्रिया, क्योंकि काम क्या हो रहा है? पिलाने का। तो पिलाया शब्द है क्रिया। तो इस पूरे सेंटेंस में बाकी जो पोर्शन बचा, बच्चे को दूध पिलाया, ये सब क्या है? ये तो कर्म हो जाएगा। भाई बच्चा भी कर्म हो जाएगा और दूध भी कर्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्रिया कितनी है? सिंपल एक ही क्रिया है। अब यहाँ सीधा सा एक वाक्य, राधा खाना खाती है। भाई सिंपल वाक्य है कि राधा खाना खाती है। इसका मतलब क्या है? राधा खाना खाती है। अब यहां राधा खाना खाने का काम कौन कर रहा है? राधा। तो यहाँ पे राधा क्या है? करता है। और काम क्या हो रहा है? खाने का। तो खाती क्या है? ये क्रिया है। तो इन दोनों ही सेंटेंस या वाक्य में आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे राधा करता है, यहाँ पे राधा करता है, और यहाँ पे क्रिया एक है और यहाँ पे भी क्रिया एक है। दोनों ही वाक्यों में एक एक क्रिया इस्तेमाल हुई है, एक एक कर्ता इस्तेमाल हुआ है। लेकिन बच्चों, कर्ता दो भी हो सकते हैं। कर्ता दो भी हो सकते हैं। अब मान लो यहाँ जैसे वाक्य था, राधा खाना खाती है। अब यहां हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं बच्चों, हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, राधा और सुधा ने खाना, लिख सकते कि नहीं? कि राधा और सुधा ने खाना खाया, आराम से लिख सकते हैं। अब देखो, खाना खाने वाले कौन कौन है? राधा और सुधा, दोनों ही क्या है? कर्ता। तो एक कर्ता तो ये है और एक कर्ता ये है। तो कर्ता कितने हो गए? दो। भाई कर्ता कितने हो गए? दो। भाई एक कर्ता तो राधा है, एक कर्ता सुधा है, कर्ता कितने हैं? दो। तो साधारण वाक्य के अंदर कर्ता एक भी हो सकता है, कर्ता दो भी हो सकते हैं, लेकिन क्रिया सिंगल होगी। ध्यान रखना, साधारण वाक्य के अंदर एक ही कर्ता आता है और एक ही क्रिया आती है। ठीक है बच्चों, ये साधारण वाक्य होता है। क्लियर? अब आगे हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य की।
तो बच्चों जो संयुक्त वाक्य होता है, देखो संयुक्त, अब सिंपल सा पहले एक चीज ध्यान दो, इधर एक शब्द है यहां पे संयुक्त, और एक है मिश्रित। एक क्या है बच्चों? मिश्रित। ठीक है। अब मिश्रित और संयुक्त, अब यहां सिंपल सा वाक्य छोड़ दो, अभी सिर्फ बात करो इस चीज पे कि संयुक्त और मिश्रित। ठीक है बच्चों, संयुक्त क्या होता है और मिश्रित क्या होता है? सबसे पहली बात बच्चों, संयुक्त क्या होता है? संयुक्त का मतलब होता है जोड़। क्या होता है बच्चों? जोड़ या जॉइंट, जोड़ या जॉइंट। ठीक। मिश्रित का मतलब क्या होता है बच्चों? मिश्रित का मतलब होता है कंपाउंड या मिक्सचर। भाई मिश्रित का मतलब मिक्सचर या कंपाउंड। भाई मिश्रित या मिक्सचर, मिक्सचर मतलब मिला देना किसी चीज को, संयुक्त का मतलब जॉइंट या जोड़ देना। देखो संयुक्त, अब यहां वाक्य वाक्य सब भूल जाओ कि हम वाक्य की बात कर रहे हैं, हम सीधी सीधी दो चीजों पे बात कर रहे हैं कि संयुक्त क्या होता है और मिश्रित क्या होता है। अगर ये दोनों क्लियर है तो समझ लो सब कुछ क्लियर है। ठीक है बच्चों, तो संयुक्त क्या होता है? संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना। देखो जब हम कभी भी किसी भी चीज को जोड़ते हैं, या मान लो सपोज करो एक लोहे की रॉड टूट गई, उसको अगर आप जोड़ोगे तो वेल्डिंग के द्वारा जोड़ोगे, या मान लो कुर्सी की टांग टूट जाए तो वेल्डिंग के द्वारा जुड़ेगी, अगर लोहे की कुर्सी है तो अगर आप उसको जोड़ते हो तो एक तो नॉर्मल वेल्डिंग लग जाता है, और अगर वहां वेल्डिंग नहीं लगेगा तो आप उस पर कोई एक्स्ट्रा कोई लोहे का कोई भी एक पत्ती लोगे या लोहे का कोई भी एक पार्ट लोगे छोटा मोटा, ठीक है, उसको लगा के वेल्डिंग करोगे। लेकिन जहां पर वेल्डिंग होगा वो लाइफ टाइम आपको दिखाई देगा। क्लियर है? तो जोड़ या संयुक्त चीज जो होती है वो दिखाई देती है कि किसके द्वारा जुड़ी है। भाई सिंपल सी बात है, आप प्लास्टिक है तो उसको एलपी के द्वारा जोड़ते हो, फेविक्विक के द्वारा जोड़ते हो, क्या वो दिखाई नहीं देती? देती है। तो जुड़ी हुई चीज हमेशा दिखाई देगी, लेकिन जो मिश्रित चीज होगी वो दिखाई नहीं देगी। नॉर्मल हम बात करते हैं, जैसे आटा है, ठीक है, सभी लोग रोटी खाते हैं। अब आटे के अंदर आप नमक मिला दो या नमक मिक्स कर दो, क्या आप उसमें बता सकते हो कि आटे के अंदर नमक मिक्स है कि नहीं है? देखकर नहीं बता सकते। इतना कर सकते हो कि आप उस आटे को जब तक चखोगे नहीं, टेस्ट नहीं लोगे, अगर आप उसको टेस्ट लोगे या चखोगे तब आपको पता चलेगा कि उसमें नमक है। लेकिन आप आटे को देख के नहीं बता सकते कि नमक है। लेकिन कुर्सी की टूटी हुई टांग पर अगर वेल्डिंग है तो आप देख के ही बता दोगे कि हाँ कुर्सी की टांग पर वेल्डिंग है। इसका मतलब है संयुक्त चीज के अंदर जोड़ दिखाई देता है और मिश्रित चीज के अंदर जोड़ दिखाई नहीं देता है, या मिश्रित का पता ही नहीं चलता कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। क्लियर है? जैसे अगर हम बात करें पानी, पानी के अंदर आप नमक मिला दो, पता चल जाएगा कि नमक है पानी के अंदर? नहीं है। सिंपल सा, जब तक आप उसका टेस्ट नहीं लोगे नहीं बता सकते कि नमक है कि नहीं है। उसी तरीके से पानी में दूध मिला दो या दूध में पानी मिला दो, क्या बता पाओगे कि तो इसमें पानी है कि नहीं है जब तक टेस्ट नहीं लोगे? तो उसी तरीके से मिश्रित चीज के अंदर आप नहीं बता सकते कि इसमें क्या मिला है क्या नहीं है। लेकिन बच्चों संयुक्त के अंदर अगर कोई चीज ज्वाइंट है, वेल्डिंग हुई है, आप उसको आसानी से बता सकते हो कि हाँ ये जुड़ी है। तो इसी तरीके से अगर हम संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य की बात करते हैं बच्चों, तो संयुक्त वाक्य के अंदर देखो मैंने आपको सिंपल और साधारण वाक्य में क्या बताया, यहां पर कर्ता एक या दो भी हो सकते हैं लेकिन क्रिया सिंगल होगी। क्लियर है? लेकिन संयुक्त वाक्य के अंदर कर्ता एक या दो भी हो सकते हैं, उसमें नो डाउट, लेकिन बच्चों क्रिया हमेशा दो मिलेगी। क्लियर है? अब संयुक्त वाक्य के अंदर क्रिया कितनी होंगी बच्चों? दो। मिश्रित वाक्य के अंदर क्रिया कितनी होंगी बच्चों? दो। ठीक है, यहीं पे बच्चों साधारण को भी ले लेते हैं, यहां पे हम साधारण को भी ले लेते हैं, साधारण वाक्य। ठीक है बच्चों, अब साधारण की अगर हम बात करें तो यहां पर क्रिया कितनी होगी? नो डाउट एक।
साधारण वाक्य के अंदर क्रिया 1 होगी, संयुक्त वाक्य के अंदर क्रिया 2 होगी, मिश्रित वाक्य के अंदर भी क्रिया 2 होगी। अब बात करते हैं कर्ता की। तो बच्चों जो कर्ता होता है, कर्ता 1 या 2, भाई कर्ता 1 भी हो सकता है, कर्ता 2 भी हो सकते हैं। सेम यहां पे कर्ता 1 या 2, ठीक। यहां पे भी कर्ता 1 या 2। अब यहां समझो बच्चों, कर्ता तीनों ही वाक्यों में, चाहे वो साधारण वाक्य हो, संयुक्त वाक्य हो या मिश्रित वाक्य हो, कर्ता 1 भी हो सकता है, कर्ता 2 भी हो सकते हैं। देखो, कर्ता 1 या 2 कोई दिक्कत नहीं, कर्ता 1 या 2 कोई दिक्कत नहीं, कर्ता 1 या 2 कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बच्चों? लेकिन साधारण वाक्य के अंदर, इधर ध्यान दो, साधारण वाक्य के अंदर क्रिया कितनी होगी बच्चों? साधारण वाक्य के अंदर क्रिया कितनी होगी? 1, ठीक है। लेकिन संयुक्त वाक्य के अंदर क्रिया कितनी होगी? 2, ठीक है। मिश्रित वाक्य के अंदर क्रिया कितनी होगी? 2। क्लियर है बच्चों? तो दोनों ही जगह 2-2 क्रियाएं हैं। क्लियर है? लेकिन यहां पर जो क्रिया होगी उसके बीच में आपको संयोजक चिन्ह या कंजक्शन जो वर्ड आते हैं या संयोजक शब्द जो आते हैं वो मिलेंगे। जैसे और, पर, किंतु, परंतु, अपितु, इसलिए, इस तरीके के शब्द आपको यहां पर मिलेंगे 2 क्रियाओं के बीच में। क्लियर है? लेकिन यहां पर ऐसा नहीं मिलेगा। तो मैंने बताया ना, संयुक्त का मतलब जोड़। अब वो जोड़ यहां पे क्या होगा भैया? वेल्डिंग तो नहीं हो रहा ना। यहां पे जोड़ अगर हम बात करें तो जोड़ किस चीज का होगा? कंजक्शन शब्दों का। तो कंजक्शन शब्दों में और, इसलिए, पर, परंतु, किंतु, अपितु, इस तरीके के शब्द आपको वाक्य के अंदर मिलेंगे। लेकिन यहां पर इस तरीके के शब्द नहीं मिलेंगे। ठीक है बच्चों? अब आगे हम देख लेते हैं। देखो, जैसे हम बात कर रहे हैं संयुक्त वाक्य की, ठीक है बच्चों। संयुक्त वाक्य में मैंने क्या बताया? जोड़, ठीक। अब यहां क्या है? हम लिख सकते हैं जैसे राधा ने, एक सेकंड रुको बच्चों, एक सेकंड रुको। देखो इधर दोनों एक साथ ही ले लेते हैं, संयुक्त को भी, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है बच्चों, दोनों एक साथ ले लेते हैं। देखो, संयुक्त वाक्य में क्या है कि राधा ने खाना खाया और सो गई। ठीक है बच्चों, एक वाक्य क्या हुआ कि राधा ने खाना खाया और सो गई। अब बात करते हैं मिश्रित की। राधा खाना खाकर सो गई। देखो बच्चों, 2 वाक्य हैं, अलग अलग हैं, एक संयुक्त है, एक मिश्रित है। अब संयुक्त वाक्य में क्या है कि राधा ने खाना खाया और सो गई। मिश्रित में राधा खाना खाकर सो गई। अब देखो, एक क्रिया तो ये है, ठीक है बच्चों, एक क्रिया तो ये है खाया वाली, और एक क्रिया ये है सोने वाली। क्रिया कितनी है बच्चों? एक एक। कितनी क्रिया है? 2। ठीक है। अब अगर हम इधर की बात करें, खाना खाकर, एक क्रिया ये है, एक सो, एक क्रिया ये है। तो बच्चों कितनी क्रिया है? 2। अब देखो ध्यान से, दोनों ही वाक्यों में 2-2 क्रिया है। क्लियर है कि राधा ने खाना खाया और सो गई, राधा खाना खाकर सो गई, तो दोनों ही 2-2 क्रिया है, खाने की और सोने की। लेकिन यहां दोनों क्रियाओं के बीच में क्या है बच्चों? यहां दोनों क्रियाओं के बीच में है और। अब और क्या है? और है संयोजक चिन्ह, संयोजक शब्द। यह क्या है? ये संयोजक शब्द।
जिसे आप इंग्लिश में कंजक्शन बोलते हो। तो इस चीज का ध्यान रखना है बच्चों, संयुक्त वाक्य के अंदर भी दो क्रिया मिलेंगी, मिश्रित वाक्य के अंदर भी दो क्रिया मिलेंगी, लेकिन संयुक्त वाक्य के अंदर दोनों क्रियाओं के बीच में कोई ना कोई संयोजक शब्द आपको मिलेगा, जैसे और, परंतु, इसलिए। ठीक है, एक सेकंड इधर एक वाक्य और देख लेते हैं। कल बारिश हो रही थी, इसलिए मैं स्कूल नहीं आया। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है। कल बारिश हो रही थी इसलिए मैं स्कूल नहीं आया। अब देखो, अब यहां एक क्रिया तो ये है आना, और एक क्रिया ये है होना। तो बच्चों ये भी क्रिया है, ये भी क्या है, क्रिया, और ये भी क्या है, क्रिया। तो क्रिया कितनी हो गई, दो। लेकिन इन दोनों क्रियाओं के बीच में इसलिए आया, इसलिए। तो बच्चों ये इसलिए क्या है, ये इसलिए है संयोजक शब्द, संयोजक शब्द। ठीक, कल बारिश हो रही थी इसलिए मैं स्कूल नहीं आया, तो ये संयोजक शब्द है। ध्यान रखना, संयुक्त वाक्य के अंदर दो क्रियाओं के बीच में इसलिए, किंतु, परंतु, अपितु इत्यादि शब्द जुड़ते हैं या लगे होते हैं, इसीलिए ये संयुक्त वाक्य कहलाता है। क्लियर है बच्चों, नो डाउट। मैं आशा करता हूं कि यहां आपको कोई भी किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। अब इसी वाक्य को अगर हम मिश्रित के रूप में बनाना चाहें तो हम इसको बना सकते हैं बच्चों। क्या बना सकते हैं बच्चों हम, कल बारिश होने की वजह से मैं स्कूल नहीं आया। ठीक है, देखो, कल बारिश होने की वजह से मैं स्कूल नहीं आया। तो बारिश हो रही है, यहां भी हो रही है, ये भी क्रिया है, नहीं आया ये भी क्रिया है, क्रिया यहां भी दो हैं, लेकिन दोनों क्रियाओं के बीच में कोई संयोजक शब्द है नहीं है। इसका मतलब क्या है कि संयुक्त वाक्य के अंदर संयोजक शब्द मिलेगा, मिश्रित वाक्य के अंदर संयुक्त शब्द नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो, इतना क्लियर है। देखो बच्चों, मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य के अंदर एक बात और क्लियर कर देता हूं आपके लिए कि मिश्रित वाक्य के अंदर दो उपवाक्य होते हैं, दो उपवाक्य होते हैं। मिश्रित वाक्य के अंदर दो उपवाक्य होते हैं। जैसे अभी हमने कहा कल बारिश होने के कारण मैं स्कूल नहीं आया। ठीक है बच्चों, सिंपल सा एक ही वाक्य है कि कल बारिश होने के कारण मैं स्कूल नहीं आया। इसका मतलब क्या है, देखो दो, एक तो यहां तक और एक यहां तक। ठीक है, बारिश होने के कारण, ठीक है, यहां तक। अब देखो, एक ही वाक्य है लेकिन इसके दो पार्ट हैं, एक ये वाला, ये, और एक ये। कल बारिश होने के कारण मैं स्कूल नहीं आया, दो पार्ट हो गए। लेकिन कल का स्कूल ना आना किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बारिश होने के। कल उसका स्कूल ना आना किसके ऊपर है, बारिश होने के। अगर बारिश नहीं होती तो पक्का वो स्कूल आता। अब स्कूल क्यों नहीं आया, क्योंकि बारिश हो रही है। इसका मतलब क्या है,
कि कल बारिश होने के कारण मैं स्कूल नहीं आया। तो ये वाला जो वाक्य है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड है? पहले वाले पे। मतलब कहने का उसका स्कूल नहीं आना किसके ऊपर डिपेंड है? बारिश होने के। तो मिश्रित वाक्य के अंदर दो उपवाक्य होते हैं, ठीक है, एक आश्रित वाक्य, एक मुख्य वाक्य, ठीक है ना। तो जो आश्रित वाक्य है वो ये है और मुख्य वाक्य ये है। तो मतलब उसका स्कूल नहीं आना किस पे आश्रित है? बारिश के। अगर बारिश नहीं होती इसका मतलब वो स्कूल आता। तो मिश्रित वाक्य के अंदर दो उपवाक्य होते हैं, एक का दूसरे के ऊपर आश्रित होना, ठीक है ना, ये दर्शाता है। तो बच्चों यहां क्लियर हो चुका होगा, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, ठीक है, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब बच्चों हम बात करेंगे आगे अर्थ के आधार पर, ठीक है। देखो बच्चों अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण या भेद या प्रकार, ठीक है ना, अर्थ के आधार पर। देखो बच्चों अर्थ के आधार पर, अब अगर हम यहां बात करते हैं, सबसे पहला आता है यहां विधेयनार्थक, ठीक, दूसरा आता है निषेधात्मक, ठीक, तीसरा आता है प्रश्नवाचक, ठीक, चौथा आता है आपका इच्छानार्थक, ठीक, संकेतार्थक, संकेतार्थक, ठीक, संदेहात्मक, ठीक, आज्ञानार्थक, ठीक है, विस्मयादि, विस्मयादि बोधक, ठीक है बच्चों। इधर ध्यान दो, विधेयनार्थक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, इच्छानार्थक, संकेतार्थक, संदेहात्मक, आज्ञार्थक, विस्मयादि बोधक। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो बच्चों अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद कितने हैं बच्चों? 8, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्यों के भेद 3, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8, ठीक है। अब जो ये ऊपर वाला है बच्चों विधेयनार्थक, ठीक है ना, विधेयनार्थक वाक्य किस साधारण और सिंपल वाक्य होता है। इसमें सीधा सीधा किसी ना किसी बात को करने का या मतलब करने का जो बोध होता है, जैसे वो कर्ता खुद ही अपने में स्वीकार करता है, जिसको आप इंग्लिश में अगर पढ़ते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में पढ़ते हैं। यह स्वीकारात्मक वाक्य है। सिंपल वाक्य कैसा वाक्य होता है? विधेयनार्थक वाक्य। अब इसमें जैसे कि मोहन गोवा जाता है, सिंपल सा वाक्य है, मोहन गोवा जाता है, कोई दिक्कत है? कुछ नहीं है। राम खाना खाता है, श्याम पुस्तक पढ़ता है, वह उसको पैसे देता है, वह उससे पैसे लेता है, वह बच्चों के साथ खेलता है, ठीक है ना, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। सबके सब वाक्य कैसे हैं? विधेयनार्थक वाक्य, ठीक। अब इसमें आता है निषेधात्मक, ठीक है बच्चों, निषेधात्मक। निषेधात्मक का सेंस होता है नहीं में, ठीक है, यह निगेटिव। तो यहां पे क्या होगा कि राम खाना नहीं खाता, मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता, राधा गाना नहीं गाती, बच्चे स्कूल नहीं जाते, बच्चे नहीं खेल रहे हैं। तो यहां पे सेंस किसका आता है? नहीं का, ठीक। जैसे जैसे राधा खाना नहीं खाती है, ठीक है बच्चों, जैसे राधा खाना नहीं खाती है, क्लियर है। अब बात करते हैं आगे प्रश्नवाचक की, ठीक है ना। अब प्रश्नवाचक में क्या है?
प्रश्न पूछने वाली बात होती है। क्या राधा ने खाना खाया? सिंपल सी बात है, क्वेश्चन सबने, अब देखो वाक्य सबने पढ़ रखे होंगे, लेकिन खाना खाया, नहीं खाया, क्या खाया, क्यों खाया, जहां क्या, क्यों, ठीक है ना, इस टाइप के शब्द आते हैं, वो सब कैसे होते हैं? प्रश्नवाचक, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि राधा ने, या कब, कब जाओगे, कब आओगे, ठीक है ना। तो क्या, क्यों, कब, ऐसे शब्द जो होते हैं प्रश्नवाचक होते हैं। ये जब किसी वाक्य के अंदर यूज किए जाते हैं तो समझ लो वहां एक प्रश्न पूछने की बात की जा रही है। क्या राधा ने खाना खाया? सिंपल बात है, प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, तीनों ये तो याद हो जाएंगे। उसके बाद इच्छानार्थक, उसके बाद बच्चों इच्छानार्थक। अब इच्छा, इच्छा का मतलब तुम जानते हो, इच्छा। अब इच्छा तो तभी होगी जब आदमी का मन करेगा। अब इच्छानार्थक के अंदर ऐसे वाक्य आते हैं, देखो पहले एक वाक्य लिख लेते हैं। इस साल तुम, एक सेकेंड, एक सेकेंड, राधा, वाक्य, ठीक है। देखो अब कौन सा था? इच्छानार्थक। अब इच्छा की बात कर रहे हैं। अब एक चीज बताओ, इच्छा, इच्छा में आता है जैसे तुम दीर्घ आयु, तुम दीर्घ आयु हो, ठीक, दीर्घ आयु हो मतलब आप किसी को उसके जीवन के लिए आशीर्वाद दे रहे हो कि लंबे जियो, ठीक है। या भगवान करे तुम जल्दी सफल हो, ठीक है, भगवान करे तुम इस साल नौकरी पाओ, इस साल सेलेक्टेड हो, भगवान जुग जुग जियो, या तुम सदा सुखी रहो, ठीक है ना, तुम्हारा कल्याण हो, आयुष्मान भवः, विजयी भवः। अब इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं या जो वाक्य होते हैं बच्चों, तो अब देखो यहां अगर हम किसी की अच्छे जीवन की कामना कर रहे हैं, किसी को लंबे आयु की कामना कर रहे हैं, ठीक है। अब किसी के हम चाहे लंबे आयु की कामना करें, किसी के विजयी होने की कामना करें, कुछ भी करें, एक्स वाई जेड, तो वो क्या है, वो आप इच्छा से करते हो, ये नहीं कि किसी के दबाव में करते हो, ठीक है ना। तो इच्छानार्थक वाक्यों में हमेशा इच्छा दर्शाई जाती है, क्लियर। उसके बाद आज्ञानार्थक। अब जैसे आज्ञानार्थक, सॉरी, आज्ञानार्थक। अब आज्ञा तो सभी जानते हैं, आज्ञा का मतलब आज्ञा देना, और आगे बढ़े देंगे। अब कैसे, जैसे आपको कहीं जाना है, पूरी पैकिंग कर चुके हो या कर रहे हो, ट्रेन का टाइम नजदीक है, तो कोई भी घर का बड़ा या कोई भी जो आपके संग साथ वहां पे बैठा है, तो वो क्या, वो आपको क्या दे सकता है या क्या बोलेगा आपसे? वो सीधा एक ही बात बोलेगा, जल्दी जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी, ठीक है, यही तो बोलेगा। या बच्चे मान लो बाहर मैदान में खेल रहे हैं, घर के बाहर खेल रहे हैं, कोई आया गार्जियंस या कोई बड़ा उनका आया घूमता फिरता, वो क्या बोलेगा, चलो घर में जाके खेलो, यही बोलेगा, चलो अंदर बैठ के पढ़ाई करो। ये क्या है, आज्ञा दी जा रही है। तो जहां पर आज्ञा दी जाती है वो आज्ञानार्थक वाक्य होते हैं, ठीक है बच्चों। इच्छानार्थक, आज्ञानार्थक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, विधेयनार्थक, 5 प्रकार के वाक्य हो गए। अब अगर हम वाक्य करते हैं, याद वो सॉरी, हम आगे देखते हैं संदेहात्मक। क्या देखते हैं बच्चों? संदेहात्मक। अब संदेहात्मक का मतलब आप जानते हो, संदेहात्मक का मतलब बच्चों संदेह, किसी भी चीज पे संदेह का होना। अब संदेह कैसे है भाई, संदेह कैसे है, जैसे आप किसी कहीं पे हॉस्टल में पढ़ रहे हो, 12th कर लिया, या सपोज करो आपने उसके बाद कोई बड़ी डिग्री ली, आईआईटी, बीटेक, कुछ भी करा हो, आपने वहां से पढ़ लिख के जॉब ले ली, एक बेंगलुरु में है, एक हो सकता है आउट ऑफ कंट्री चला जाए। अब काफी लंबे अरसा हो गया, काफी लंबा समय हो गया, 2 4 5 साल 8 साल आपकी एक दूसरे की बात नहीं हो पाई,
तो क्या अगर वहीं आपको कोई किसी उन दोनों में से किसी एक को कोई पुराना मित्र मिल जाए, ठीक है ना, जो आप तीनों के फ्रेंड सर्कल का हो, तो वो ये पूछ सकता है क्या रामू को तुम्हें रामू याद है क्या, बोल सकता है। तो अब वो क्या बोलेगा, वो यही बोलेगा हो सकता है मुझे भूल गया हो, ठीक है ना। या लड़कियां हैं, लड़की भी ये भूल सकती है, मान लो किसी को भी कि राधा शायद मुझे भूल गई होगी, शायद मुझे भूल चुकी हो। अब यहां जैसे हम लिख दें कि राधा 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 मुझे भूल चुकी होगी, भाई कि राधा मुझे भूल चुकी होगी, सिंपल सी बात है, राधा मुझे भूल, अब उसे डाउट है कि याद होगी नहीं होगी, हो सकता है कि मुझे भूल गई हो, तो इसमें संदेह है कि नहीं है। जहां पर संदेह होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, संदेहात्मक वाक्य। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करते हैं संकेतार्थक वाक्य। संकेतार्थक संकेतार्थक का मतलब जानते हो बच्चों, जहां पर संकेत दिया जाए। संकेतार्थक वाक्य का मतलब होता है जहां पर संकेत दिया जाए। अब संकेत का मतलब क्या है, वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है, वर्षा अधिक, देखो ये वाक्य है कि वर्षा अधिक होती तो फसल अच्छी होती। इसका मतलब वो संकेत दे रहा है कि फसल का होना किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्षा पे। अगर वर्षा अच्छी नहीं होगी इसका मतलब फसल अच्छी नहीं होगी, और वर्षा कम होगी फसल कम होगी, वर्षा अधिक होगी फसल अच्छी होगी। मतलब अगर वर्षा ठीक होगी अच्छी होगी इसका मतलब फसल भी अच्छी होगी, वर्षा कम होगी तो फसल भी कम होगी। इसका मतलब है फसल का अच्छा बुरा होना किस पे डिपेंड करेगा, बारिश पे। इसका मतलब है वहां के किसान किस पे डिपेंड करते हैं, बरसात पे। इसका मतलब उनके यहाँ सिंचाई साधनों की व्यवस्था कम है, और अगर है भी तो पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब है कि फसल का अच्छा होना किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, बारिश पे। तो संकेत दे रहा है कि अगर अब इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर इस बार बरसात नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो बारिश के ऊपर फसल का होना ये क्या है, एक संकेत दे रहा है। क्लियर है। अब बात करते हैं विस्मय आदि। विस्मय आदि विस्मय आदि बोधक। बच्चों विस्मय आदि बोधक का मतलब यहां कोई भी चीज अगर है तो यहां मतलब एकदम सडनली जब व्यक्ति अपने एक्सप्रेशन देता है, ठीक है ना, उसे विस्मय आदि बोधक बोलते हैं, आश्चर्य के साथ। जैसे मान लो हम कहीं घूमने गए और पहली बार जिंदगी में पहली बार किसी ऐसी जगह को देखा जो हमने कभी नहीं देखी थी, या जिसकी हमने कभी एक तरीके से इमेज भी अपने माइंड में नहीं बनाई थी, सोचा था कभी नहीं सोचा था कि हम यहाँ जाएंगे या इस तरीके का हमें कभी कुछ देखने को मिलेगा। तो ये अगर दिमाग में बात है तो इसका मतलब है वहां अगर आप उस सीन को या दर्श कुछ भी वहां ऐसी कोई चीज है जिसको आप देखो और देखने के बाद अगर आपके दिमाग में आए अरे वाह क्या नजारा है, तो ये अगर बात आपके दिमाग में आ रही है कि वाह क्या सीन है, ठीक है, तो ये कैसा है, ये विस्मय आदिबोधक वाक्य है जहां पर आश्चर्य दर्शाया जाए। वाओ, ठीक है ना, वाओ क्या सीन है, ठीक है ना। तो ये सब क्या आता है, विस्मय आदिबोधक में आता है जहां आश्चर्य को दर्शाया जाए। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है बच्चों, कि आज की जो क्लास है वो सब भी बच्चे अच्छे से समझ चुके होंगे, सब कुछ कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास से अगर वाक्य को लेके एग्जामिनर किसी भी तरीके से कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बनाता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद अटेम्प्ट करने के साथ साथ सही गलत नहीं करके आएंगे, बिल्कुल सही करेंगे, ये मैं आपसे आशा करता हूं।
उम्मीद करता हूं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।